and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of October 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about height of Mount Everest. This topic is important from our syllabus paper 2 major geophysical phenomena. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखो, नेपाल और चाइना ने मिल करके एक माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करने का एक प्रोजेक्ट लिया था। दोनों ने अलग अलग ये प्रोजेक्ट लिया, लेकिन इन्होंने जॉइंट तरीके से उसकी हाइट कल डिक्लेयर की है। तो दोनों कंट्री ने अलग अलग फैसला लिया कि वो माउंट एवरेस्ट की हाइट को मेजर करेंगे, लेकिन कल उन्होंने जॉइंट तरीके से उसकी हाइट को डिक्लेयर किया और दोनों ने कहा है कि दे हैव फाउंड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज 8848.86 मीटर्स। तो ओवरऑल जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट वो थी 8848 मीटर्स। जो इन्होंने रिजल्ट फाइंड किया है उसके हिसाब से माउंट एवरेस्ट इज़ 86 सेंटीमीटर हाइयर। तो इसके पहले जो हमारी हाइट की अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट माउंट एवरेस्ट जो थी 8848, ये मेजरमेंट किया गया था 1954 में। इस मेजरमेंट को इंडिया ने किया था, इंडिया की एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको कंडक्ट किया था। लेकिन उस टाइम में 1954 में हमने थोड़ी सी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। ऑफ कोर्स आज से लगभग 70 साल पहले ये हमने मेजरमेंट किया था। तो उस टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए थे दे वेर क्वाइट बेसिक वन, जैसे थियोडोलाइट्स यूज़ किए थे। जैसे आप देखो, इस तरह के थियोडोलाइट्स आपने देखे होंगे सड़क वगैरह बनाने के टाइम में, बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के टाइम में यूज किया जाता है एंगल्स को मेजर करने के लिए। उसके अलावा चेन का हमने इस्तेमाल किया था हाइट को मेजर करने के लिए माउंट एवरेस्ट के। लेकिन ये जो करंट मेजरमेंट किया है चाइना ने और नेपाल ने, उसमें उन्होंने ज़्यादातर ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया। मतलब सैटेलाइट के इमेजेस की मदद से इन्होंने हाइट को मेजर करने की कोशिश की है। तो ऑफ कोर्स दे हैव यूज्ड मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू व्हाट इंडिया हैड यूज्ड इन 1954। और उसके हिसाब से इनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज़ 8488 मीटर 86 सेंटीमीटर। इंडिया की हाइट मेजरमेंट में ये 86 सेंटीमीटर नहीं था। सो अब जरा देखते हैं कि वाई देयर इज़ डिस्क्रिपेंसी। आखिर ये हाइट में डिफरेंस आया क्यों इंडिया की हाइट जब मेजरमेंट की इंडिया ने तो 8848 था, जबकि इन्होंने मेजर किया तो वो 86 सेंटीमीटर ज़्यादा था। इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। पहला ऑफ कोर्स टेक्निकल डिफरेंस। हमने 1954 में किया था ये हाइट मेजरमेंट और काफ़ी बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ किया था, जैसे कि चेन एंड थियोडोलाइट्स, जबकि जो करंट मेजरमेंट है वो काफ़ी स्पेसिफिक प्रिसाइज तरीके से किया गया है विथ हेल्प ऑफ नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो सैटेलाइट्स के मेजरमेंट ऑफ कोर्स ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन जियोफिजिकल फिनोमिनास के फॉर्म में दिया जा सकता है कि देखो, माउंट एवरेस्ट या फिर इंटायर हिमालय इज ए रिजल्ट ऑफ CC कॉन्टिनेंट प्लेट कन्वर्जेंस। ये जो पूरा का पूरा हिमालय है वो दो कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री के बीच में है। एक तरफ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेट और दूसरे तरफ है यूरेशियन प्लेट, और इन दोनों के कन्वर्जेंस के कारण ये हिमालय फोल्ड माउंटेन बना है। ये तो आप जानते ही होंगे, ये बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब CC कन्वर्जेंस होता है यानी कि कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होता है तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। और इसी तरह के CC कन्वर्जेंस में जहाँ पे एक तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट कन्वर्ज हुए तो हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। और ये जहाँ भी CC कन्वर्जेंस होती है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये फोल्ड माउंटेन्स की हाइट बढ़ती ही जाती है, क्योंकि ये प्लेट इधर से आता रहेगा धीरे धीरे, ये प्लेट इधर से आता रहेगा धीरे धीरे। तो एक तरह की ओवरलैपिंग चलती रहेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी धीरे धीरे चलेगी ऑफ कोर्स, लेकिन ये ओवरलैपिंग चलती रहेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इस कारण से हाइट ऑफ द फोल्ड माउंटेन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और हिमालय के केस में भी ऐसा ही हुआ होगा। तो ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि जब इंडिया ने मेजर किया था 1954 में, उस टाइम उसकी हाइट सच में 8848 मीटर ही होगी, लेकिन अब 86 सेंटीमीटर उसकी हाइट बढ़ गई है बिकॉज ऑफ CC कन्वर्जेंस। तो ये दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है।
अब जरा देख लेते हैं कि ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। पहले भी वो हाईएस्ट ही था, 86 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने से कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। पहले भी वो जब 8848 मीटर पे वो दुनिया का सबसे ऊंचा पीक हुआ करता था। अब उसकी हाइट ऑफिशियल हाइट हो गई 8848 मीटर 86 सेंटीमीटर। दूसरे नंबर पे आता है K2, जिसको हम लोग गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और ये जो K2 है ये ग्रेटर हिमालय में नहीं है, ये K2 है काराकोरम रेंज में। देखो ये है ग्रेटर हिमालय। हिमालय तो ऑफकोर्स आप जानते होंगे, हिमालय के 3 माउंटेन रेंजेज हैं। एक है ग्रेट हिमालय, फिर है मिडिल हिमालय जो थोड़े ब्रोकन है, फिर है शिवालिक। ये साथ मिलकर के कहे जाते हैं हिमालयन सिस्टम। और ये काराकोरम जो है वो ट्रांस हिमालयाज में आता है। काराकोरम रेंज यहाँ पे है कुछ कहीं पे। और इस काराकोरम माउंटेन रेंज के अंदर एक पीक है K2 पीक। और K2 पीक उसकी हाइट है लगभग 8611 मीटर और ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है और वो इंडिया के अंदर ही है। ऑफ कोर्स ये माउंट एवरेस्ट तो देखो नेपाल और चाइना के अंदर है। ये देखो माउंट एवरेस्ट कहीं यहाँ पे है, तो वो तो एक साइड उसका नेपाल में है और दूसरे साइड उसका चाइना में है। लेकिन K2 पीक जिसको गुडविन ऑस्टिन भी कहते हैं वो पूरी तरह से इंडिया में है। अनफॉर्चुनेटली ये पार्ट इंडिया का जहाँ पे K2 पीक है, गिलजिट बल्तिस्तान वाला एरिया, ये अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो तीसरी सबसे ऊँची पीक है दुनिया की उसका नाम है कंचनजंगा। ऑफकोर्स अगेन इट इज़ इन हिमालयन सिस्टम इटसेल्फ। ये सिक्किम स्टेट में है इंडिया के। तो एक साइड में इंडिया है और दूसरे साइड में ऑफ कोर्स इसमें नेपाल है। तो कंचनजंगा पूरी तरह से यहाँ पे आप देखो सिक्किम में है, इंडिया में। ये तीसरी दुनिया की सबसे ऊंची पीक है। सो पहली ऑफ कोर्स माउंट एवरेस्ट, दूसरी है गुडविन ऑस्टिन या K2 और तीसरी है कंचनजंगा। अब जरा डिस्प्यूट जरा देख लेते हैं। क्यों इस पे मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर किताबों में लिख के दिया होता है कि इंडिया की सबसे ऊंची पीक कंचनजंगा है, ये नॉट दिस, ऐसा किताबों में लिख के देते हैं कि K2 नहीं है। वैसा इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनका एक्सप्लेनेशन होता है कि K2 तो इंडिया का हिस्सा है ही नहीं, K2 तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो इंडिया की सबसे ऊंची पीक हो गई कंचनजंगा। ये उनका एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन को आपको नहीं मानना चाहिए। ये अगर आप पाकिस्तानी हैं या कोई और फॉरेन कंट्री को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन ठीक हो सकता है कि या ये हिस्सा तो इंडिया का है ही नहीं। लेकिन ऑफकोर्स वी आर इंडियन और हम इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो इंडिया की बाउंड्री ये है ना, इंडिया की मैप ये है ना। और इंडिया की मैप अगर हम ये मानते हैं, सिंस वी आर इंडियन एंड राइटिंग इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो ऑफकोर्स हमारे लिए तो इंडिया की मैप ये है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा है, चाहे वो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही क्यों ना हो, और वहाँ पे है ये K2, ये गुडविन ऑस्टिन। तो ऑफकोर्स ये हमारा है, ये हमारे टेरिटरी में लाई करता है। तो बीइंग एन इंडियन and when you are writing an Indian civil services exam, you must write that K2 or Goodwin Austen is second highest peak of the world after Mount Everest and it is highest peak of India। ये पूरी तरह से इंडिया में लाई करता है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। कंचनजंगा इंडिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पीक है। कंचनजंगा कई किताबें लिख के देती हैं सबसे ऊंचा है इंडिया का पीक, आप इसको नहीं लिखेंगे एग्जाम में। उसके अलावा इंडिया के अलग अलग पीक्स को आप देखो, सबसे ऊपर तो K2 या गुडविन ऑस्टिन है, फिर कंचनजंगा है, फिर नंगा पर्वत है। तो इस तरीके से आपको ये कम से कम 3 याद रखने हैं। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट climate change performance index. This topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. So सबसे पहले करंट न्यूज़ देखते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 आ गई है और इसमें इंडिया की रैंक है 10। तो ज़रा समझते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको पब्लिश करती है दुनिया की 2 NGOs मिल करके। एक है जर्मन वॉच, कम से कम ये नाम याद रखना, अक्सर एग्जाम में अगर आएगा तो यही पूछेगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है। आंसर इज जर्मन वॉच। लेकिन एक दूसरी एजेंसी भी है जो इसको असिस्ट करती है इस इंडेक्स को पब्लिश करने में, उसका नाम है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। तो दूसरा नाम याद रखो ना रखो, जर्मन वॉच जरूर याद रखना। अब ये जैसा नाम से ही आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में होता क्या है, इट ट्रैक्स
द कंट्रीज़ क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस। तो उस देश में किस किस तरह की पॉलिसी लाई गई, किस तरीके से वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर रहा है, उन सब के बेसिस पे कंट्री को रैंक दी जाती है, स्कोर दिया जाता है। इसमें टोटल 4 पैरामीटर्स या 4 कैटेगरीज में स्कोर दिया जाता है। पहला होता है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कितनी कर रही है वो कंट्री, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना इस्तेमाल कर रही है, एनर्जी यूज पैटर्न को किस तरह से वो बदल रही है, किस किस तरह की एनर्जी यूज कर रही है, कोल, पेट्रोल, तो जितना भी वो पॉल्यूटिंग टाइप की एनर्जी का इस्तेमाल करेगी उसकी रैंकिंग और स्कोर उतना ही ख़राब होता जाएगा। उसके अलावा क्या क्या क्लाइमेट पॉलिसीज उसने अडॉप्ट किए हैं ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो इन 4 पैरामीटर्स या कैटेगरीज के बेसिस पे कंट्रीज़ को रैंक दी जाती है। और इंडिया का रैंक 2020 में 10 है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन अगर 2019 के तुलना में देखा जाए तो हमारी रैंक थोड़ी सी ख़राब ही हुई है। 2018 में हमारी रैंक थी 11, फिर हो गई 9, इस साल हम एक रैंक नीचे जाकर के हमारी रैंक आई है 10। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इस पैरामीटर में, इस इंडेक्स में इस साल टॉप 1, 2, 3 में कोई भी कंट्री नहीं है। जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है वो है स्वीडन, और उसको रैंक दिया गया है 4। ये मतलब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट इन्होंने छापी है उसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी कंट्री टॉप 1, 2, 3 में जगह नहीं बना सकती, क्योंकि सबका परफॉर्मेंस इतना ख़राब है। इन 4 पैरामीटर्स में किसी ना किसी एक पैरामीटर में हर एक कंट्री का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, और इस कारण से कोई भी कंट्री टॉप 1, 2, 3 में तो नहीं आ सकती। टॉप 1, 2, 3 में आने के लिए कंडीशन है कि चारों ही पैरामीटर्स में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, एंड नन ऑफ द कंट्री हैज़ परफॉर्म्ड गुड इन ऑल द 4 कैटेगरीज। और इस कारण से टॉप 1, 2, 3 रैंक किसी को भी नहीं दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है स्वीडन, जिसकी रैंक है 4। इस पॉइंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अबाउट दिस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी कंट्री अपने टारगेट को, जो पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर हमने टारगेट सेट किया था, उसको मीट करने के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रही है। पेरिस क्लाइमेट डील का टारगेट क्या था, गोल क्या था, वो जरा समझो। हमने पेरिस क्लाइमेट डील में टारगेट फाइनलाइज किया था कि बाय 2100 आने वाले 2100 ईयर तक, अभी हम 2020 में हैं, 2100 तक हमारा ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड बात हम 2-3 दिनों पहले भी कर रहे थे जब हम IPCC की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे। वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा होता है उसको माना जाता है फ्रॉम 1750 टू 1850, और उस टाइम में जो एवरेज वर्ल्ड का टेम्परेचर था, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था, उससे अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया बाय 2100 तो कैटेस्ट्रॉफी आ जाएगी, तबाही आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और इस कारण से हमने पेरिस क्लाइमेट डील में गोल सेटअप किया था। जो पेरिस क्लाइमेट डील हमने 2015 में साइन किया था उसमें हमने गोल सेटअप किया था कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा हम नहीं होने देंगे बाय 2100। लेकिन इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि दुनिया की कोई भी कंट्री इस डायरेक्शन में सही काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, पेरिस क्लाइमेट डील का गोल तो बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाएगा। दुनिया की कोई भी कंट्री सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। ओवरऑल अगर वर्स्ट परफॉर्मर की बात की जाए, सबसे ख़राब परफॉर्मर की, तो वह है यूनाइटेड स्टेट। उसकी रैंक है 61। बस 61 कंट्रीज़ को रैंक दी गई है इस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, उसमें सबसे आखिरी पावदान पे आया है, रैंक पे आया है यूनाइटेड स्टेट्स। इनफैक्ट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप देखो उनका परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा है, जैसे इंडिया का परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा। जो डेवलप कंट्रीज हैं, US, कनाडा, या फिर इस केस में आप चाइना को तो टेक्निकली हम डेवलप नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप देखो तो चाइना का परफॉर्मेंस भी इंडिया से ख़राब है, और रसिया का परफॉर्मेंस भी ख़राब है। तो इनफैक्ट इंडिया इज़ मच गुड परफॉर्मर, मच बेटर परफॉर्मर। जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, G20 की इकोनॉमीज़, ज़्यादातर इकोनॉमीज़ का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। यूरोपियन यूनियन का भी देखो परफॉर्मेंस तो काफ़ी ख़राब है, या तो रेड है नहीं तो येलो है। इंडिया ग्रीन में आ रहा है, तो इंडिया ग्रीन में है। और उसके अलावा जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट स्कूल बैग पॉलिसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली सब सेगमेंट एजुकेशन। सो कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए, बच्चों का जो स्कूल बैग होता है उसका एक्सेसिव वेट होता है आजकल, ये तो आप सब ने भी फील किया होगा। और इस पर आए टाइम में काफ़ी डिबेट्स भी होते रहते हैं कि बच्चों का स्कूल बैग का वेट कम किया जाना चाहिए, क्योंकि
ज़्यादा वेट होने से, स्कूल बैग का बहुत ज़्यादा वेट होने से, वेट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि स्कूल्स के अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, एक होमवर्क की कॉपी, क्लास वर्क की कॉपी, अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, ये इस तरह के बुक, वो बुक। तो जितने भी स्कूल्स हैं आजकल इन नए नए प्रोविजंस के कारण स्कूल बैग काफ़ी हेवी होता जा रहा है और ये पब्लिक डिबेट में रहता है। उससे होता क्या है कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी मेंटल प्रेशर पड़ता है कि मुझे इतना सारा सामान कैरी करना है, सबको पढ़ना है। फिजिकल ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। अगर आप सोचिए 7 8 10 साल का बच्चा है, वो 10 केजी का बैग हमेशा अपने पीठ पे रखा रहेगा तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा। तो इस कारण से एक PIL फाइल की गई थी मद्रास हाई कोर्ट में 2018 में कि स्कूल बैग्स के वेट को फिक्स किया जाए, लिमिट किया जाए। और इस PIL की सुनवाई के टाइम में ही मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि एक सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नेशन वाइड पॉलिसी बनानी चाहिए रिगार्डिंग स्कूल बैग। कि एक पॉलिसी बना दीजिए कि स्कूल बैग का वेट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसी PIL के सुनवाई के दौरान मद्रास कोर्ट ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था दैट नाइदर द चिल्ड्रन आर वेट लिफ्टर नॉर द स्कूल बैग्स लोड कंटेनर। ये बच्चे वेट लिफ्टर थो रही हैं और ये वेट कंटेनर थो रही है कि आप इतना सारा नियम कानून डर लगा देते हो, इतना सारा उसको वेट उठाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप एक फॉर्मल पॉलिसी बनाइए कि इससे ज़्यादा स्कूल बैग का वेट नहीं हो सकता। और अब करंट डेवलपमेंट ये है कि भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने एक पॉलिसी रिकमेंड की है रिगार्डिंग स्कूल बैग वेट। तो कुछ देखते हैं न्यू पॉलिसी रिगार्डिंग स्कूल बैग 2020। तो ये जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से जो भी बच्चों, जो क्लास 1 से क्लास 10 तक के स्टूडेंट हैं, उनका स्कूल बैग का वेट उनके ओवरऑल वेट से 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता इन जनरल। तो ये मोटा मोटा उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। उसके अलावा एब्सोल्यूट वेट भी कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी उन्होंने कैटेगरी दी है। फॉर एग्जांपल 1 to 2 स्टैंडर्ड के बच्चों का वेट, स्कूल बैग का वेट 1.5 kg, 3 से 4 का 3 kg, 6 से 7 का 4 kg, 8 और 9 का 4.5 kg, 10 का 5 kg, इस तरीके का होना चाहिए। तो उसका ओवरऑल वेट से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मोर और लेस ये एब्सोल्यूट फिगर्स दिए हैं, इसको स्टिक करना चाहिए। और टाइम टू टाइम स्कूल में इंस्पेक्शन होगा और देखा जाएगा कि बच्चों का स्कूल बैग अननेसेसरीली ज़्यादा हेवी तो नहीं है। उसके अलावा एक और पॉलिसी सजेशन की गई है कि 2nd स्टैंडर्ड तक कोई भी होमवर्क नहीं मिलना चाहिए बच्चों को। जो पढ़ाई होगी स्कूल में होगी, होमवर्क कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अगर कभी मान लो ऐसे आ जाए कि एनजाइटी या प्रेशर ऑन द स्कूल किड्स या राइजिंग टेंडेंसी ऑफ सुसाइड्स एंड डिप्रेशन अमंग्स द स्कूल किड्स, वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्कूल बैग पॉलिसी लाई गई है हाल फिलहाल में बच्चों के ऊपर से अननेसेसरी प्रेशर को कम करने के लिए। उसके अलावा दिल्ली वाला जो हैप्पीनेस करिकुलम है वो तो आप लिख ही सकते हैं कि बच्चों की एक स्पेशल क्लास चलाई जाती है, हैप्पीनेस क्लास, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं सोशल स्टडीज़, मैथ, साइंस, वैसे ही एक क्लास चलाई जाती है हैप्पीनेस क्लास की। तो ये सब इनिशिएटिव्स आप इस तरह के सवालों में लिख सकते हैं। The next article is taken from culture segment. It is about Humpy Stone Chariot. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian culture point of view. सबसे पहले करंट न्यूज़ समझते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो हम्पी विट्ठल टेम्पल का जो चैरियट है, देखो इस तरह का चैरियट है वहाँ पे, यह है हम्पी का विट्ठल टेम्पल। हम्पी एक जगह है कर्नाटका में और वो काफ़ी ज़्यादा अपने आर्कियोलॉजिकल साइट्स के लिए पॉपुलर है। वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर टेंपल है विट्ठल टेंपल। यह है विट्ठल टेंपल, उसके आगे है इस तरह का चैरियट। तो टेंपल के आगे कुछ चैरियट्स बनाए हुए थे कुछ टेंपल्स में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस चैरियट के अराउंड इस तरह की रिंग फेंसिंग कर दी। आप देखो ये रिंग फेंसिंग कर दी है ताकि लोग इसको अननेसेसरीली टच करके इसको डीजेनरेट ना करें, ख़राब ना करें। ये सिंपल सा न्यूज़ है। अब ये न्यूज़ अपने आप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इस न्यूज़ की मदद से इस टेंपल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझेंगे, विट्ठल टेंपल के बारे में थोड़ा समझेंगे और हम्पी साइट्स के बारे में भी थोड़ा समझेंगे। उसके पहले ब्रीफली आप समझ लो, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसने ये रिंग फेंसिंग की है, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और जिसका मेन पर्पस ही है कि जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना। तो उसी दरमियान उसने ये एक्शन लिया है, ये रिंग फेंसिंग कर दी है। अब ज़रा देखते हैं इस हम्पी चैरियट के बारे में समझते हैं। तो देखो टेंपल है पीछे में, ये टेंपल
है लॉर्ड विट्ठल टेम्पल। विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो भगवान विष्णु का ही टेम्पल समझ लो, लेकिन इसका नाम है लॉर्ड विट्ठल टेम्पल। और ये लॉर्ड विट्ठल टेम्पल बनाया गया था 15th सेंचुरी में बाय अ किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। उनका नाम था देवराय टू। तो पहले ये टेम्पल बन गया, विजयनगर एम्पायर के किंग ने ये टेम्पल बना दिया। उसके बाद लगभग 100 साल 150 साल बाद ये चैरियट बना है। ये जो चैरियट है, ये रथ जो बना है, ये रथ जो है वो गरुड़ का रथ है। गरुड़ आपने सुन रखा होगा, हिंदू माइथोलॉजी में एक लार्ज साइज का बर्ड होता है, वो गरुड़ का रथ है। वो बात अलग है कि इसके ऊपर का गरुड़ टूट गया है, अब वो गरुड़ है नहीं, ये रथ बस बच गया। तो ये चैरियट है, ये गरुड़ चैरियट है। इसको 16th सेंचुरी में लगभग 100 साल बाद विजयनगर एम्पायर के ही दूसरे किंग कृष्णदेव राय ने बनाया था। ये जो चैरियट है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में 3 ही ऐसे टेम्पल हैं जिनके चैरियट या रथ काफ़ी पॉपुलर हैं या फेमस हैं। एक तो ये हो गया विट्ठल टेम्पल का चैरियट, जिसके बारे में हमने बात कर ली, गरुड़ चैरियट है। उसके अलावा कोणार्क टेम्पल जो उड़ीसा में है उसका चैरियट, और महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में उसके चैरियट। ये 3 टेम्पल ऐसे हैं जिनके चैरियट या रथ काफ़ी पॉपुलर हैं। तो आपको इन तीनों टेम्पल का आर्किटेक्चर ध्यान रखना चाहिए। एक बात आपको और समझनी चाहिए कि जो विट्ठल टेम्पल है इसका ओवरऑल आर्किटेक्चरल स्टाइल है द्रविड़ा स्टाइल। द्रविड़ा स्टाइल तो आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। उसमें इस तरह के विमान होते हैं, उसमें एक लार्ज कैंपस होता है, जो गेट होता है वो लार्ज साइज़ का होता है जिसको हम लोग गोपुरम कहते हैं। उनमें वाटर टैंक भी होता है, वाटर वेल भी होता है उनके कैंपस के अंदर ही। तो ये सब आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा कि आर्किटेक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल नॉर्थ इंडिया में था नगरा स्टाइल, साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल, और दोनों का जो हाइब्रिड है उसको हम लोग कहते हैं वेसारा स्टाइल, जो मोर और लेस सेंट्रल इंडिया में प्रेवलेंट था। तो ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये मोर और लेस इट बिलोंग टू द्रविड़ा स्टाइल ऑफ विट्ठल टेम्पल। अभी हम्पी सिटी के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो हम्पी सिटी यहाँ पे है कहीं पे कर्नाटका के अंदर, एंड इट इज़ नियर तुंगभद्रा बेसिन। तो यहाँ से एक नदी गुजरती है तुंगभद्रा, और उसी के बेसिन में है ये, उसी के एरिया में लाई करता है ये हम्पी जगह। ये कर्नाटका के अंदर है। इस शहर को सेटल किया था हरिहर और बुक्का ने इन 1336। ये हरिहर और बुक्का वही 2 लोग हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। तो इन्होंने हम्पी को अपना कैपिटल सिटी बनाया था और विजयनगर एम्पायर को यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया था विथ हम्पी एज देयर कैपिटल सिटी। हम्पी के अंदर बहुत सारे इस तरह के छोटे मोटे आर्किटेक्चरल साइट्स हैं जो हमारे कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, और इसी कारण से हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था यूनेस्को ने इन 1986। उसके अलावा हम्पी इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम। हम्पी के अंदर बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल साइट्स हैं, लेकिन उनमें से कई सारे डिस्ट्रॉय हो गए, बर्बाद हो गए। रूइंस दे वर कन्वर्टेड इनटू रूइंस इन बैटल ऑफ टलीकोटा। तो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैटल ऑफ टलीकोटा भी जरूर जानना चाहिए जो 1565 में लड़ी गई। ये बैटल ऑफ टलीकोटा वाज फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सुल्तान। तो विजयनगर एम्पायर इज कंसिडर्ड टू बी लास्ट मेजर हिंदू एम्पायर। तो ये विजयनगर हिंदू एम्पायर था, जबकि ये डेक्कन सुल्तान 4 अलग अलग सुल्तान थे, अहमदनगर का, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर के। ये 4 सुल्तान थे, अलग अलग मुसलमान सुल्तान। इनको मिला करके कहे जाते थे डेक्कन सुल्तान, द ग्रैंड अलायंस। इन्होंने मिल करके साथ में अटैक किया ऑन विजयनगर एम्पायर, एंड दिस वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एंड डेक्कन सुल्तान, जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ टलीकोटा। और इस बैटल ऑफ टलीकोटा में विजयनगर एम्पायर का जो कैपिटल था हम्पी, उसके कई सारे आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो इस कारण से आपको बैटल ऑफ टलीकोटा याद रखना चाहिए। बैटल ऑफ टलीकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। तो विजयनगर एम्पायर, द लास्ट मेजर हिंदू एम्पायर, एंडेड आफ्टर दिस बैटल ऑफ टलीकोटा। Please attempt this question that is based on this topic and you can submit the answer in the comment section. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मैंने यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है। इस हिंट्स की मदद से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about Charaideo Modams. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam culture point of view. सो देखिए चौरादेव मोडम्स हैं क्या। देखो चौरादेव तो आपको चिन्मय सर ने भी कई दफ़ा पढ़ा रखा है आसाम पीडिया में। मैंने भी एक दिन डिस्कस किया था कि इट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम। और यहाँ पे इन्होंने एक बरियल ग्राउंड बनाया था किंग्स को दफनाने के लिए। आफ्टर देयर डेथ एक इस तरह का बरियल ग्राउंड बनाया था।
तो पहले अहोम किंगडम्स में इस तरह का दफनाने का बरियल का प्रैक्टिस था, बाद में उन्होंने क्रिमेशन जलाना शुरू कर दिया बहुत बाद में। तो पहले यहाँ पे इस तरह के बरियल प्रैक्टिसेस होती थी। और चराइदेव के आसपास कई सारे इस तरह के बरियल ग्राउंड्स हैं, कम से कम 33 किंग्स, 107 क्वींस एंड 75 रीजनल सब्सिडरी किंग्स के यहाँ पे मडाम्स हैं। मडाम्स मतलब होता है बरियल ग्राउंड, इस तरीके से जिसको दफनाया जाता है और ऊपर से इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मडाम्स। इसको बहुत बार इजिप्ट के पिरामिड से भी कंपेयर किया जाता है। मोर और लेस वहाँ पे भी ममीज रखी जाती हैं थी, यहाँ पे भी दीज आर बरियल ग्राउंड्स। अब करंट न्यूज़ क्या है, देखिए चराइदेव मडाम्स को यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाने का प्रपोजल दिया गया था 2014 में। इंडिया की जो परमानेंट डेलीगेशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एट यूनेस्को, उन्होंने 2014 में प्रपोज किया था कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला नहीं है। कारण है कि ये जो एरिया है ये इलीगल तरीके से, ये यहाँ पे आसपास में कई सारे इस तरह के मॉडर्म्स हैं, बरियल ग्राउंड्स हैं, लेकिन उसके आसपास में कई सारे लोग इलीगल तरीके से इंक्रोच करके रह रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं। अब इस कारण से इस एरिया का ज्यूरिडिक्शन ही क्लियर नहीं है। वो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लैंड तो मुझे बिलोंग करता है, मैं लैंड को खाली नहीं करूंगा। अब अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना है तो इस पूरे एरिया को क्लियर करना होगा, इसमें यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा, फिर तो इस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कई सारे लोग इलीगल तरीके से इंक्रोच कर गए हैं और ज्यूरिडिक्शनल चैलेंजेज आ रहे हैं, और इस कारण से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं मिल पा रहा है पिछले 6 सालों से। यही इस आर्टिकल में बोला गया है कि अगर हमें सोलफुल शिव सागर मिशन को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें चराइदेव मडाम्स जो हैं इनको बनाना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो प्रपोजल ऑलरेडी 2014 में दे दिया गया, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि इस साल के बजट में, बजट 2020-21 में भारत सरकार ने प्रपोजल दिया है कि इंडिया के अंदर 5 ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को ऑन साइट म्यूजियम बनाया जाएगा, मतलब बाहर ही उनको पूरी तरह से एक म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो 5 साइट्स हैं, राखीगढ़ी ऑफ हरियाणा, हस्तिनापुर ऑफ उत्तर प्रदेश, शिव सागर ऑफ असम, धोलावीरा ऑफ गुजरात एंड आदिनाचलूर ऑफ तमिलनाडु। तो शिव सागर को अगर सच में ऑन साइट म्यूजियम बनाना है तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज, ये चराइदेव मडाम्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाना ही होगा। तो अगर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हमें सक्सेसफुल करना है तो यही इस आर्टिकल का ओवरऑल कंडेंसेट है। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 250 to 252. Topic number 250 is about Quad Group. It is an informal grouping between India, US, Japan and Australia. It's one of the key objective is to counter unilateral aggressive rise of China in Asia Pacific region. Please attempt this question that is based on topic number 250. Topic number 251 is about acquisition and cross-servicing agreement. India and Japan have signed this agreement this year itself. The key objective or key point of this agreement is to promote greater maritime cooperation between the Navy of India and Japan, joint operations for piracy, maritime terrorism, and this agreement will remain in force for 10 years. उसके बाद इसको फिर से रिन्यू किया जा सकता है. Please attempt this question that is based on topic number 251. Topic number 252 is about Good Friday Agreement. ये agreement इस साल लगातार न्यूज़ में आता रहा है because of Brexit. तो मुझे लगता है कि शायद से आपसे पूछ लिया जाए PT में. ये agreement that was signed in 1998. It is an agreement between representatives of UK and Ireland Republic to allow the borders of North Ireland and Republic of Ireland open. Please attempt this question that is based on topic number 252. This is the answer of question number 247 to 249 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं. वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम and Tharu tribes, they live in Tarai region of India. So the correct answer of both these questions will be option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.